नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम पेचीदा आर्थिक मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी सरल भाषा में। आज का विषय है सरकारी बैंकों की सेहत। पिछले कुछ सालों की बात करें तो भारतीय सरकारी बैंक डूबे कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, लेकिन स्थिति में धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। डूबे कर्ज के बढ़ने की रफ्तार जो 2017 में 30% से भी ज्यादा थी, अब मात्र 8.5% के करीब आ गई है। इसमें एक बड़ी भूमिका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की भी रही है। इसके अलावा बैंकों को सरकारी सहायता भी मिली है। उदाहरण के लिए हाल ही में सरकार ने 12 सरकारी बैंकों को 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकार इस वित्त वर्ष में बैंकों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता दे चुकी है। तो क्या अब सरकारी बैंकों की सेहत हमेशा के लिए सुधरने वाली है? और अगर सेहत सुधरी तो कारोबार और आम नागरिक को क्या क्या फायदे होंगे? अर्थनीति में आज यही है चर्चा का विषय। तो सरकारी बैंकों की सेहत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुबोध कौशिक, जो पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर रह चुके हैं, और साथ ही में है सिद्धार्थ, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया में नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं। स्वागत है आप दोनों का। तो सुबोध जी, आपसे शुरू करते हैं। पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिकैपिटलाइजेशन फंड दिया गया है, लेकिन जो बैंक सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, कॉर्पोरेशन इलाहाबाद बैंक, उनको सबसे ज्यादा लाभ दिया गया। इसका तर्क क्या है? देखिए, जो बैंक अच्छा काम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए एक तरह से उदाहरण है अच्छा काम करने का क्या फ़ायदा है। तो इससे दूसरी बैंकों को भी एक जो है मैसेज जाता है कि आप अच्छा काम कीजिए और आपको और अच्छा काम करने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। और किसी भी स्टेक होल्डर के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस जगह उसका पैसा लग रहा है वो सही तरीके से काम में आ रहा है और उससे अच्छी उन्नति हो रही है। और सिद्धार्थ, जैसे उधार को बढ़ावा देने का एक पर्पस था ये रिकैपिटलाइजेशन फंड, पैसा नहीं है ये इशू था या फिर बाजार में डिमांड नहीं है ये इशू था? डिमांड अभी कुछ महीनों पहले जैसा कि सुर्खियों में रहा है, एनबीएफसी में एक बड़ी परेशानी आई है। आईएलएफएस में जो समस्याएं हुई उसके वजह से एनबीएफसी सेक्टर द्वारा फंड रेजिंग में प्रॉब्लम हुई और उस वजह से कंपनियों को लोन देने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उम्मीद ये है कि जो डिमांड बढ़ी थी छोटे व्यापारियों द्वारा, छोटे बिजनेस द्वारा, वह डिमांड की पूर्ति अब यह बैंक पूरी कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो कि जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उनकी एनपीए बढ़ी हुई थी, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी कम थी, तो उन पे थोड़ा सा एक रोक था आगे लोन देने में। और अब क्योंकि सरकार ने पूंजी दे दी है, अब उम्मीद यही है कि उनके द्वारा और ऋण दिया जाएगा। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की भी बात हो रही है। तो 3 बैंक बाहर हुए थे पिछले महीने इससे, आरबीआई के इस नॉर्म से, और जो अभी जो पूंजी मिली है कुछ बैंक्स को, जैसे बैंक ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र है, क्या ये पूंजी पर्याप्त है? अभी फिलहाल के लिए ये पूंजी पर्याप्त है। और पूंजी की जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, जैसे जैसे बैंक के ऋण बढ़ेंगे वैसे वैसे पूंजी की आवश्यकता और पड़ेगी। तो ये एक अनवरत कार्रवाई है, ये एक दिन का कोई फिगर एक्स्ट्रा उसमें लेकर के अपन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जो पूंजी दी गई है उससे जो मार्केट में एक उठाव आना चाहिए। जैसा सिद्धार्थ जी ने बताया कि अगर एनबीएफसी नहीं दे पा रहे हैं तो बैंकों के पास अभी एक अच्छा लाभ का व्यवसाय करने का एक मौका आया है। तो ये समय है जबकि वो अपने अच्छे जो एडवांसेस हैं उनको बढ़ा करके अपनी कमाई अच्छी कर सकते हैं। तो ये सही समय पर इनको ये सपोर्ट दिया गया है और मेरे ख्याल से इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। तो सिद्धार्थ, दिसंबर में भी दिया गया था 26,000 करोड़ का, उससे ज़्यादा का 28,000 करोड़ का 7 बैंकों को। तो उसका क्या असर देखने को मिला? क्या परफॉर्मेंस बेटर हुई थी? थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो हुई है, परंतु सिर्फ पूंजी से काम नहीं चलेगा। जो सरकार ने जो प्लान बनाया है उसके अनुसार बैंकों को अपने नॉन कोर एसेट्स, जैसे कि काफ़ी रियल एस्टेट हो गए, जैसे काफ़ी निवेश हो गए इंश्योरेंस के बिजनेस में, चाहे म्यूचुअल फंड के धंधे में, जो एक तरीके से देखें आप 20 से ऊपर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं,
सारे वही काम कर रहे थे, सब ने अपना म्यूचुअल फंड का कंपनी खोल दिया, सब ने अपनी इंश्योरेंस की कंपनी खोल दी, चाहे उसकी आवश्यकता हो या ना हो। वो एक समय वो गवर्नमेंट की, सरकार की एक नीति थी जिसके तहत ये की गई थी। परंतु जब आपके पास पूंजी की कमी होती है, जैसे घरों में भी आप देखते हैं, जब घर में माली हालत खराब होती है तो लोग अपना बिजनेस बेच के भी कुछ पैसे निकालते हैं, कुछ ऐसी चीजें बेचते हैं जिसकी अब आवश्यकता नहीं है, उसको बेच के भी दी जाती है। कुछ सरकार ने मदद किया, कुछ अब बैंक अपने कदम उठाएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बैंकों के पास और पूंजी होगी जिसके बदौलत वो और ऋण दे सकेंगे। और साथ ही इंटरनल रिसोर्स जनरेशन पर भी ध्यान देना होगा। एक और पर्पस था रिकैपिटलाइजेशन फंड का कि ओवरऑल ग्रोथ होगी, समग्र विकास होगा। तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या ये जो जान फूंकी गई है, क्या ये काफ़ी है, या क्या इससे अब देखा जाएगा कि एकदम से ग्रोथ हो जाएगी? देखिए, ये केवल एक फैक्टर है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तब जाकर के विकास होगा। क्योंकि देखिए, जो बैंक लेंडिंग कर रहे हैं उनको चॉइस ऑफ कस्टमर पे ध्यान देना होगा, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करनी पड़ेगी, असेसमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा। और इसमें दोनों चीज़ होती है, एक तो ये होता है कि जिसको पैसा मिलना है उसको पैसा मिले, और किसी को इतना पैसा नहीं मिले कि वो उसका जो है वो वेस्टेज करे या उसको डाइवर्ट करे। आवश्यकता के अनुसार जो फाइनेंसिंग की जाती है वही सही फाइनेंसिंग होती है। और बैंकों के पास ये पैसा एज ए ट्रस्टी होता है डिपॉजिटर्स का, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है कि ये पैसा मैं ट्रस्टी के तौर पे हैंडल कर रहा हूँ और ये किसी भी ऐसे काम के लिए ना दूँ जहाँ से इसकी वसूली पे कल को कुछ समस्या आए। 12 बैंक्स को दिया गया है, आपको भी लगता है ओवरऑल ग्रोथ पर बहुत असर पड़ेगा? किस तरह से पड़ेगा? देखिए, ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनियां हैं उनको पैसे की कितनी आवश्यकता है और वो कितना निवेश कर रही हों। अभी भी काफ़ी सेक्टर, जैसे कि आरबीआई के अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निर्णय के समय भी बताया गया कि अभी तक कुछ ऐसे ही कुछ गिने चुने सेक्टर हैं जहां पर कि निवेश में वृद्धि हुई है, जहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है अब पूर्ण रूप से हो रहा है। लेकिन आज की डेट पर भी काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कंपनियों के पास ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी है। यदि वह 100 यूनिट गाड़ियां बना सकती हैं तो शायद वो 65 या 70 ही बना रही हो। तो जब तक ये एक्सेस कैपेसिटी रहेगी तब तक निवेश पूरी रूप से हो नहीं पाएगा। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है, जैसे जैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो लाजमी है कि कंपनियों को निवेश की आवश्यकता पड़ेगी और बैंक क्रेडिट पे भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं आज भी कम हैं, उनकी गति बल्कि कम हो गई है। 3.5% की वृद्धि हुई थी पिछले महीने। तो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड जब तक पूर्ण रूप से नहीं बढ़ेगा तब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी, और जब तक कैपेसिटी पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाएगी तब तक ऋण की डिमांड उतनी नहीं बढ़ेगी। अभी जो ऋण का डिमांड आ रहा है वो छोटे उद्यमियों से आ रहा है क्योंकि उनको एनबीएफसी से समस्या हुई है, रिटेल बोरोवर्स से आ रहा है। इन सेगमेंट्स में अब क्योंकि कैपिटल पूंजी दे दी गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, तो वहां पर यह डिमांड पूरी की जा सकती है। यानी कि उदाहरण दे सकते हैं, कैपिटल आ गया, एम्बोल्डन एक तरह से हो गए हैं बैंक्स, और कंपटीशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, यही लबो-लुभाव निकल कर आ रहा है। 1 अप्रैल को 3 बैंक्स का मर्जर होना है, तो उन बैंक्स के लिए कुछ नहीं दिया गया है इस बार रिकैपिटलाइजेशन फंड में। लेकिन जो एक कंटिजेंसी फंड अभी बचा हुआ है, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? उसकी काफ़ी संभावना है। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो ये आज की तारीख में दुनिया भर में बेसल 3 नॉर्म से गवर्न होता है, और वहाँ जो है रिस्क की काफ़ी डिटेल में वो एनालिसिस है दैट हाउ योर रिस्क आर डिवाइडेड। तो वो आपके जैसे जैसे जोखिम है उसके हिसाब से आपकी पूंजी होनी चाहिए, और इसीलिए ये पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि हमें बेसल 3 नॉर्म के अनुसार पूंजी का इंतजाम करना है। जहाँ तक सवाल इन तीनों बैंकों के मर्जर का है, तो इसमें क्या होगा, अर्थमेटिक वो है, तीनों की जुड़ करके जो पूंजी बनेगी उस पूंजी का साइज काफ़ी अच्छा होगा और उनकी इंडिविजुअल रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद एक असेसमेंट होगा कि अब इनको और कितनी पूंजी की आवश्यकता है और उसके अनुसार उनको और पूंजी दी जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन साथ ही एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर करे तो लॉन्ग रन में सभी कमज़ोर हो जाएंगे। तो क्या नहीं लगता कि एक इन डेप्थ एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, मैं इसमें 2 अलग अलग वो हैं।
एक परिप्रेक्ष्य ये है कि जितनी बड़ी बैंकें होंगी तो वो ग्लोबल लेवल पे इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। हमारी भारत की बैंकें जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे कहीं काउंट नहीं करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के, जो 50वें नंबर पे आती है। तो जुड़ने से क्या है कि एक उनके अंदर मजबूती आएगी, क्योंकि उनका जो कैपिटल बेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है मार्केट में प्रतिस्पर्धा का। आप देखिए जितनी छोटी बैंक है, जैसे आपने कॉर्पोरेशन बैंक का एग्जांपल दिया, इलाहाबाद बैंक है, छोटी बैंक है, वहाँ एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव होते हैं। वहाँ आपकी टीम छोटी होती है, टीम वर्क होने से क्या होता है कि एफिशिएंसी बेटर होती है, तो उसकी अपनी एक अलग खूबसूरती है। बहुत बड़ा बैंक होने के बाद में उसको मैनेज करना भी उतना ही बड़ा टास्क हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिनके ऊपर सामंजस्य लाने की ज़रूरत है। अंधाधुंध आप मर्जर करते हैं तो उसमें और भी इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू होता है कल्चरल इशू। 3 बैंक मिल रहे हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, जो उनके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर है, वो बिल्कुल अलग अलग थे। अब वो अचानक जो है मिलकर के एक होंगे, तो एक बार फिजिकल एंटिटी तो एक हो जाएगी, पर इंटरनली लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन आना, एक ही तरीके से काम करना, एक ही सवाल का एक ही जवाब देना, ये कल्चर आने में काफ़ी समय लगेगा। और इस वजह से भी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इस पर कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि जो एफिशिएंट है उन पर फोकस करो और जो इनएफिशिएंट हैं उनको समयबद्ध और एक चरणबद्ध तरीके से वाइंड डाउन करो, या ऐसा कुछ हो? क्या इस तरह की रैशनल काम नहीं करेगी बैंकों के लिए? देखिए, अगर आप इकोनॉमिक रैशनल पर जाएं तो एक तरीके से ये सही रास्ता होगा, परंतु हमारे यहाँ एक पब्लिक सेक्टर का ये बैंक हैं और सरकार के लिए ये पॉलिटिकली बहुत आसान कदम नहीं होगा, बल्कि एक मर्जर भी एक बहुत कठिन निर्णय था, जिसके जैसा कि बताया जा रहा है कल्चर की इश्यूज हैं। ब्रांच एक जगह पे 3 हो सकती हैं, अब उन तीनों ब्रांचों का विलय करके एक ब्रांच बनाना होगा। उसमें कुछ लोग होंगे जो कि हो सकता है बंबई से जिनको दिल्ली भेजा जाए या दिल्ली से कहीं उनको साउथ भेजा जाए, उसमें भी पब्लिक सेक्टर कल्चर को मद्देनजर रखते हुए कठिनाइयां आती हैं। तो मर्जर ही एक बहुत कठिन निर्णय था जिसको लिया गया है। अब बंद करना एक बहुत आसान काम नहीं है, काफ़ी लोगों की नौकरियां जाएंगी, उनको किस तरीके से रीडिप्लॉय किया जाए, इस टाइप के इस तरीके की कदमों को पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद ये इस पे विचार किया जा सकता है। परंतु क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है, इसका होने की चांस बहुत संभावना बहुत कम है। जी, चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि बैंकों को टर्न अराउंड करने में कितना टाइम लग सकता है। आप देखते रहिए अर्थनीति। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी देश की जनता ने किसी एक खास दिन को अपने स्थानीय कैलेंडर की तरह घोषित किया हो। हाँ, बंगाली पूरे साल के इस एक ही दिन का बंगला कैलेंडर के अनुसार उच्चारण करते हैं, वो है 25 बोईशाख, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के आखिरी दशक में चित्रकला के प्रति उत्साह व्यक्त किया और अपनी बनाई हुई पेंटिंग से भारतीय चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1931 में एक फिल्म का निर्देशन भी किया जो उनके ही नाटक नौटीर पूजा पर आधारित थी। रविंद्रनाथ में दृश्यकला के प्रति गहरा रुझान अपनी रूस और जापान यात्राओं के बाद पैदा हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रतिभा उनके जोड़ासांको, शिलाई दहो और शांति निकेतन में साहित्य, शिक्षा, नृत्य, नाट्य, संगीत और विज्ञान चर्चा तक केंद्रित थी, वो तीसरे दशक में नई ऊंचाइयां छूने लगी। बंगाल के गली मोहल्ले, स्कूल, क्लब और सारे जन जुटाव के स्थानों पर जाने अनजाने रविंद्रनाथ की चर्चा एक आम बात है।
12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन फंड दिया गया है। सेंटिमेंट अब पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन कम है और साथ ही ट्रेड सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। जो क्रेडिट सरप्लस मिला है उसका कितना असर होगा और बैंकों की सेहत कैसी रहेगी, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो गेस्ट जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सुबोध जी, आपके पास आती हूँ। बैंकों को पूरा टर्न अराउंड करने में कितना समय लग सकता है, खासकर तब जब अब 3 स्टेट्स हैं जहां पर फार्म लोन वेवर की बात की गई है, तो अब जाहिर है कि कुछ बोरोवर्स बोलेंगे कि हम पे नहीं करते वापस, तो और एनपीएस बढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये है मॉरल हैज़र्ड। जब आप कहते हैं कि आपको लोन तो दिया जाएगा, आपको पे नहीं करना है, तो ये इसका एक कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर होता है। एक आदमी नहीं देगा तो उसको देखा देखी दूसरा भी नहीं देगा, तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है। एक समय इस देश में ऐसा था कि यहाँ एक जो हमारी संस्कृति है उसमें ये है कि जो भी आदमी किसी का ऋणी होता था तो वो उऋण होने की कोशिश करता था। तो ये जो बहुत चीज पहले की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो ये जो है ऋणी से उऋण होने वाला जो तरीका है वही सही है, क्योंकि ये जो पैसा है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैंकों का पैसा नहीं है। ये पैसा उन्हीं पब्लिक के लोगों का है जिनको हम लोन दे रहे हैं। एक्स की जगह वाई को हो सकता है, जिसके पास सरप्लस उसने जमा कर दिया। जी। एक टाइम था जिसको हम शाइलॉक वाला टाइम कहते थे कि एवरीबडी नीडेड इज पाउंड ऑफ फ्लैश। ये जो आप अगर देखिए और पीछे जाएंगे तो भारत के इतिहास में ही जो महाजन लोन देते थे वो लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बना लेते थे, क्योंकि लोग अपना ब्याज ही नहीं दे पाते थे। मूल तो देने की बात अलग है, तो वो मूल चुकाते चुकाते जो है उनकी कई पीढ़ियां उनकी नौकरी करती थी। जी। आज हम उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आ चुके हैं, पर उसके साथ साथ जो रीपेमेंट की एक सैंक्टिटी थी उसका बना रहना अत्यंत आवश्यक है। ये जो मेजर्स हैं, मैंने पहले भी किसी अन्य कार्यक्रम में ये कहा है कि जब हम वेवर की बात करते हैं तो इस वेवर की जगह ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो उसका अनाज वो पैदा कर रहा है, जो फसल वो पैदा कर रहा है, उसको ठीक भाव पे पूरा निश्चित रूप से खरीदे। अगर उसकी फसल का नुकसान हुआ है तो उसको जो है इंश्योरेंस के माध्यम से पूरा करें, ताकि जो है किसी भी किसान के ऊपर स्ट्रेस नहीं आए। आज की तारीख में सरकार ने स्टेप्स लिए। आज 29 तरह की जो है वो फसल उसमें MSP में कवर्ड है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। इसको एक दिन में करना भी संभव नहीं है जी। और इसके साथ साथ जो डिप्लॉयमेंट है, इसका जो फूड कलेक्ट होता है उसकी वेस्टेज ना हो, फूड की प्रोसेसिंग हो जी। तो जैसे फूड पार्क बने हैं पर उनकी पूरी कैपेसिटी पे यूटिलाइजेशन, तो ये सब चीज़ें आर्थिक जो व्यवस्था है उसको अफेक्ट करती है। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सुधरेगी मैं समझता हूँ कि डिफॉल्ट्स वगैरह अपने आप कम हो जाएंगे और एक क्रेडिट कल्चर जो है कंट्री में उसको पॉजिटिव साइड पे डेवलप करने की जरूरत है। तो कृषि क्षेत्र जो है वहाँ तो क्रांति लाने की जरूरत है ही। सिद्धार्थ, कोर कैपिटल तो बढ़ेगा, लेकिन जो भारी भरकम बैड लोन्स हैं क्या वो इसको नीचे खींचेंगे? बैड लोन्स को कम करने की प्रक्रिया पहले से ही चालू हुई थी, कुछ 2 वर्ष हो गए। अब इंसॉल्वेंसी कोड का एक मतलब जो एक नई IBC लॉ आई है, कानून आया है, उसके वजह से NPA की समस्या को काफी हद तक टैकल करने की एक कोशिश की गई है। उसमें जो मूडी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ठीक है, बहुत सारे जो लेगेसी वाले लोन्स हैं वो NCLT में भी हैं, लेकिन उनको भी अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा, 2 साल का भी समय लग सकता है। तो इतना लगेगा जी? उतना लगे, कितना समय लगेगा ये बताना बहुत कठिन है, क्योंकि जो IBC में जो प्रणाली दी गई है उसके अंतर्गत यह है कि 270 दिन में यह प्रक्रिया को खत्म करना है। पर कोर्ट के एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस घूम रहे हैं, खिंच जा रहे हैं, और अभी जो 12 जो हाई प्रोफाइल केसेस थे उनमें ही अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। 5 केसेस जो हैं अभी तक निपटाए गए हैं। तो समय तो उसमें जितना अनुमान था उससे अधिक लग रहा है। पर उम्मीद यह है कि एक डर पैदा हुआ है कि अब मैं अगर लोन डिफॉल्टर हूं और यदि मैं ऋण वापस नहीं करता हूं तो मेरे हाथ से मेरी कंपनी छीन ली जाएगी। इस वजह से एक कल्चर, एक ऋण वापस करने का एक कल्चर जो है बन रहा है, एक डर पैदा हुआ है। यह डर सिर्फ पहले हमको आपको जो कि एक कार लोन या घर के लिए लोन लेते थे उनको यह डर था, लेकिन अब बड़े उद्यमियों को भी यह डर है कि उनके हाथ से उनकी फैमिली बिजनेस जा सकती है। उसके साथ साथ अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रणाली बनी है। क्या आपने किस एसेट के किस अगेंस्ट आपने लोन लिया, या वो अब एक उसका रजिस्टर है, रिकॉर्ड है। तो यह जो चेंजेस आए हैं इसका असर आने वाले सालों में जरूर पड़ेगा।
तो जैसे सिद्धार्थ बोल रहे हैं रिकॉर्ड रजिस्टर की डेटाबेस की बात जो है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है, प्राइवेट सेक्टर में फिर भी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिस तरह से लोन दिए जा रहे हैं क्या उनको ठीक से देखा जा रहा है? देखिए, इसमें जो डेटाबेस की है ये एक्चुअली हमारा सिस्टम अब मैच्योर हो रहा है। तो पहले इस तरह की कोई सेंट्रल रजिस्ट्री नहीं होती थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मल्टीपल सोर्सेज से लोग लोन ले लेते थे, बाद में पता लगता था इन्होंने इतना ज़्यादा लोन ले रखा है, और जब वो चुकाने की पोजीशन नहीं होते थे तो अपने हाथ खड़े कर देते थे, और उस समय इतने असेट नहीं हो सकते थे कि जिससे वसूल हो सके पैसा। तो इन सारी चीज़ों पर लगाम कसी गई है, और आने वाले समय में धीरे धीरे ये सिस्टम्स और जब इम्प्रूव होंगे तो इसमें और सुधार आएगा। अब उदाहरण के लिए आप देखिए कि मैं अगर एक बैलेंस शीट देता हूँ जिसमें बता रहा हूँ मेरे आने वाले साल में मान लीजिए 100 करोड़ की मेरी सेल होगी, अब उसका बेसिस क्या है? मैंने एक अपनी बैलेंस शीट दे दी ऑडिटेड और आगे के जो है डेटा दे दिए। आज की तारीख में जब जीएसटी का डेटा है ये एक आध साल का हो जाएगा तो उससे पैटर्न निकल करके आएगा और एक्चुअल डेटा निकल करके आएगा कि आपने किया क्या है। तो उससे असेसमेंट जो है बैंकों का उसमें बहुत जो है इसमें सुविधा मिलेगी और सही जो है उसका आकलन हो सकेगा, और सही आकलन होने के बाद सही जो है दिशा में ऋण दिया जा सकेगा। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो एक्सेस लोन दे दिए, असेसमेंट में 2 कंपैरेटिव यूनिट्स को भी नहीं देखा गया कि भाई एक्स में क्या पैसा दे रखा है और उसी कंपैरेटिव वाई यूनिट में क्या पैसा दे रखा है। तो ये जरूरी है कि इन चीज़ों को पूरे इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है। वैसे देखिए कई बैंकों में बहुत अच्छी जो है ऋण जोखिम प्रणाली लागू की गई है, जहां ये देखा जाता है कि किस विशेष व्यवसाय के अंदर व्यवसाय ऊपर चढ़ रहा है और किस विशेष व्यवसाय में किसी कारण से व्यवसाय नीचे जा रहा है। तो वहां पर जो ना उसको कहते हैं क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स, और क्रिटिकल रिस्क फैक्टर लगा करके ये तय किया जाता है कि इसको अब कितना पैसा दिया जा सकता है। तो उसके हिसाब से रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपोजर जो कहते हैं हम कि अपनी जो है जो हमने पैसा दिया उसको हम एक सीमित अमाउंट तक रखें, तो उससे जो है सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इसको फॉलो किया जाता है प्रॉपर्ली और इस क्रेडिट डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है और ड्यू डिलिजेंस जो है बोरोवर की वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। आप सैंक्शन करने से पहले उसकी जो है हैसियत समझिए, उसका पहले व्यवसाय क्या था, किस में उसका अनुभव है, किस काम को कर सकता है इसको समझिए, उसने जो सिक्योरिटीज ऑफर की हैं वो वास्तव में हैं या नहीं है, उनकी वास्तव में क्या वैल्यू है, इन सब चीज़ों का एक असेसमेंट पहले होता है। उसके बाद दूसरा असेसमेंट ये होता है कि जब उसने काम शुरू कर दिया तो जब काम वो कर रहा है उसके अंदर वो उसी हिसाब से काम कर रहा है जो उसने प्रोजेक्शन में दिया है जी। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसकी मिड टर्म रिव्यू की जानी चाहिए और उस रिव्यू के हिसाब से उसकी जो रिस्क रेटिंग है दैट हैज टू मूव। और कहीं लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रिस्क और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो वहीं पर उन पर लगाम कसी जाए। तो अगर इस तरीके से कार्य किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो अभी हम समस्याओं को झेल रहे हैं ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो हमने देखा है कि अब थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरह थोड़ा क्लोन करने लगे हैं, रिटेल लोन्स काफ़ी देने लगे हैं, तो इससे थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी या सही है या गलत है? देखिए ये तो सही है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि वह एक ऐसा एक बिजनेस है जिसमें कि एनपीए शायद कम हो। अगर कोई इंडिविजुअल ऋण लेके घर खरीद रहा है या गाड़ी खरीद रहा है तो डिफ़ॉल्ट करने की उसमें जो है चांसेस कम है। इस क्षेत्र में ऋण निश्चित रूप से पिछले कई वर्षों से पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी ज़्यादा दे रहे हैं और एक फोकस तरीके से दे रहे हैं। उन्होंने प्रोसेसिंग में सुविधाएं की हैं और इस वजह से कंपटीशन बढ़ा है। जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घर के लिए ऋण दिया आज से करीब 8-10 साल पहले, जिस तरीके से वो मार्केट में आए, तो बड़े बड़े निजी क्षेत्र के भी बैंक उस बिजनेस को लूज किए। एक तरफ तो वो ऋण का जो रिटेल बिजनेस है वो पब्लिक सेक्टर ले रही है, लेकिन जो सेविंग्स बैंक अगर आप देखें तो वह बिजनेस लगातार पब्लिक सेक्टर बैंक वह बिजनेस से निकलती जा रही है। आज की डेट पे कोई भी बड़ी कंपनी आप देख लें उसके जो एम्प्लॉयज हैं वह निजी क्षेत्र के बैंकों में उनका खाता खुल रहा है और यह एक ऐसा बिजनेस है जिससे पब्लिक सेक्टर को या कोई भी बैंक को सस्ते दाम पे फंड मिल जाता था। और यह बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक इस बिजनेस में अपनी जो ग्रिप उन्होंने बनाई थी वो उसको लूज ना करें। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एक कैश 22 सिचुएशन ये भी है कि सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करना पड़ता है, सरकार को सड़क बनानी है या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करना है या और किसी काम के लिए लोन लेना है, ऐसे में फिर प्रॉफिटेबिलिटी ना देखी जाए?
देखिए, इन चीज़ों से लाभप्रदा पर असर पड़ा है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए जनधन योजना है, तो ये खाते जो खोलने का अभियान था, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का था। जी। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो इनिशियली अगर देखा जाए, नेशनलाइजेशन का पर्पज़ ये था कि वी वांटेड टू डू सोशल बैंकिंग। अब अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका प्रॉफिट फर्स्ट फोकस नहीं हो सकता, और अगर आप व्यवसाय की तरह से इसको देखते हैं तो प्रॉफिट पहला फोकस होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है। पर मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो दोबारा इन चीज़ों को देख रही है, और आने वाले समय में इसको और अच्छे से समझ करके अगर किया जाएगा तो ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी भी बैंक को किसी पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी का टूल बना रहे हैं तो उसको उसके लिए कंपनसेट भी करें। एक संक्षेप में एक आपका जवाब चाहूँगी, क्योंकि आप पीएनबी का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर जवाब देगा कि क्या बैंकों की मैनेजमेंट भी एक इशू है? क्या वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए, बोर्ड मेंबर्स की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर कुछ फेरबदल होने चाहिए, कुछ समय के साथ बदलाव होने चाहिए? देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना, ये ओवरऑल इशू है देश में आज की तारीख में। मैं इसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए नहीं कहता, अभी हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज देखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इश्यूज देखे हैं। तो ये कहीं भी हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि जो मानक तय किए गए हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड है, आप अगर उस कोड को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं तब कोई समस्या नहीं आती। समस्या तब आती है कि जब हम में से कोई भी जो मेंबर है, चाहे वो आरबीआई नॉमिनेटेड है या गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है या पब्लिक का जो शेयर होल्डर नॉमिनेटेड है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है डिसीजन मेकिंग को अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो डिसीजन 100% सही नहीं हो सकते जी। डिसीजन बिजनेस के हिसाब से होने चाहिए। तो सिद्धार्थ, आपके हिसाब से बैंकों की सेहत इंप्रूव करने के लिए किस तरह का कोई ग्रास रूट लेवल का या कुछ और एक कदम होना चाहिए? फोकस ये होना चाहिए कि वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस पे फोकस करें, रिस्क की ढंग से एनालिसिस करें, जहां उनको लगता है कि डिफॉल्ट की चांस ज़्यादा है वहां पे ऋण ना दें। मेरे ख्याल से जो बेसिक बैक टू बेसिक्स की जो बात कहते हैं वो करने की आवश्यकता है। और यह अगर जैसे हालात इकोनॉमी में इम्प्रूव कर जाएं तो आमतौर पे देखा ही जाता है कि जब आप कठिनाई में रहते हैं तो आप सारी जो प्रक्रिया है उसको मानते हैं, पर जैसे इकोनॉमी इम्प्रूव कर जाती है, जो हमने देखा पिछले कई साल में ये देखा गया कि एक तरीके से ऋण बांटा जा रहा था, वह चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी। तो चलिए, इस डिस्कशन में आज इतना ही। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि अब जब पैसे की कमी दूर होगी तो शायद एसेट क्वालिटी बढ़ेगी, क्रेडिट कॉस्ट कम होगी और जाहिर है मुनाफा भी बढ़ेगा। अर्थनीति में आज इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।